Yesterday, I have discussed before you the introduction of modern world history and what was the expansion of emperor of the ruler of the world leaders. And today I will discuss before you about the expansion of Asia, Europe, and other country of the emperors. Now I will told you what was the main cause of the emperors. First of all, I will discuss before you that the India, what was the purpose of the rulers of India. भारत के बारे में हम आपको बताएंगे कि भारत के बारे में हमने आपको उस दिन बताया था कि तैमूर लंग के शासन के आक्रमण ने भारत में काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया। फलस्वरूप इसके पश्चात के शासकों ने, जिसमें खिज्र खां जो कि सैयद वंश का था, उसने साम्राज्य की दिल्ली के शासन पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी योग्य सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद लोधी वंश का भारत में शासन स्थापित हुआ। लोधी वंश के प्रथम शासक बहलोल लोधी ने शासन आरंभ किया, जो कि इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के आक्रमण तक लोधी वंश का शासन यहाँ पर चला। अब प्रश्न उठता है कि मध्ययुगीन सुल्तानों का कला में प्रेम क्या था, साहित्य कैसी प्रगति पर थी, कला का विकास कहाँ तक हुआ था और धर्म की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर सुल्तानों के आक्रमण के फलस्वरूप साम्राज्य में साहित्य एवं कला की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि साम्राज्य में अव्यवस्था एवं अराजकता का माहौल होने के कारण कला साहित्य की विशेष प्रगति नहीं हुई। लेकिन कुछ प्रमुख समाज सुधारकों, जिसमें कबीर, नानक एवं भक्ति आंदोलन के प्रमुख चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य सूफियों के द्वारा धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन सूफियों के माध्यम से इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाए, इसके माध्यम से समाज में काफ़ी उन्नति हुई। यद्यपि समाज में अराजकता का माहौल था, काफ़ी प्रगति नहीं हुई, लेकिन इन संतों ने सुधार के माध्यम से समाज में जो व्यवस्था व्याप्त थी उसको स्थापित करने का पुनः प्रयास किया। तत्पश्चात हम यूरोप के विषय में अध्ययन करेंगे और यूरोप में क्या स्थिति थी, वहाँ के शासन के बारे में आपको बताएंगे। तो इसके पहले हम यूरोप की स्थिति से अवगत कराएंगे।
उस समय ईरान में सुल्तान वयाजीद की अस्वस्थता के कारण एवं उसके चारों पुत्रों के बीच में संघर्ष के कारण साम्राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन बाद में 1413 ईस्वी में उसका पुत्र, छोटा पुत्र, साम्राज्य का सुल्तान बना और उसने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि उसके शासनकाल में साम्राज्य में जो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और उसके अपने संक्षिप्त शासन में 8 वर्षों के शासन में उन्होंने प्रशासन में काफ़ी सुधार किए। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुराद द्वितीय सिंहासन पर बैठा। मुराद द्वितीय ने शासन में काफ़ी प्रगति की और अपने शासन में उन्होंने साम्राज्य में व्याप्त हुई उथल पुथल की व्यवस्था को दूर किया और सामाजिक समरसता की स्थापना की। मुराद द्वितीय के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शासन पर अधिकार किया। मोहम्मद ने शासन पर अधिकार किया और इसने इसको जो है अल फतेह के नाम से जाना गया, मोहम्मद को। अल फतेह का मतलब होता है महान विजेता। एक महान विजेता था, इसे महान विजेता के नाम से जाना जाता है। इसने जो है ऑटोमन साम्राज्य पर, जो कि इनके परवर्ती शासक जो है थे, मुराद द्वितीय ने काफ़ी संघर्ष किया। अपने 30 वर्षों के शासनकाल में भी शासन पर अधिकार नहीं कर पाया, ऑटोमन तुर्कों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन इसने जो है विजय के माध्यम से इसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1481 तक रहा। 30 वर्षों तक इसने भी शासन किया और इतिहास में से फतेह के नाम से जाना जाता है, अर्थात महान विजेता। इसने साम्राज्य के कई भागों पर अधिकार कर लिया, अपनी शक्ति का काफ़ी विस्तार किया और जो ऑटोमन कुस्तुनतनिया के शासन पर अधिकार इसके पूर्ववर्ती शासकों ने जो कोशिश की थी वो नहीं कर पाए थे। अध्यक्ष कई बार प्रयास किया उन्होंने, उनके पूर्वजों ने भी 30 साल तक शासन किया था, 30 ईयर्स के महत्वपूर्ण शासन के दौरान काफ़ी योग्य एवं शक्तिशाली शासक था, लेकिन फिर भी तुर्कों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे।
कुस्तुनतनिया पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, लेकिन मोहम्मद अल फतेह नामक शासक ने, जो कि साम्राज्य का विजेता जिसे महाविजेता कहा जाता है, काफ़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 1451 से 1481 तक शासन में इन्होंने 1483 तक शासन में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कलाओं को प्रोत्साहित किया, साहित्य की प्रगति हुई और साम्राज्य का विस्तार काफ़ी हद तक किया। तत्पश्चात सुलेमान शासक हुआ। सुलेमान की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत थी। तत्पश्चात सुलेमान अधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी हुआ। सुलेमान ने भी अपनी सीमा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका सीमा विस्तार यूरोप में से लेकर, फारस की खाड़ी से लेकर जो है दक्षिण अफ्रीका तक, दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोप तक विस्तृत था। में इस विशाल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। और जो सुल्तान अल फतेह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ईरान से लेकर के मीन्स एशिया माइनर तक शासन किया। एशिया माइनर से लेकर के यूरोप तक शासन किया। और मोहम्मद सुलेमान जो योग्य उत्तराधिकारी था, और इसके बारे में जैसा कि आप कहा जाता है कि फारस की खाड़ी से लेकर के इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारा। फारस की खाड़ी से लेकर के इन्होंने अपना साम्राज्य जो है ये उत्तरी अफ्रीका तक, नॉर्थ अफ्रीका तक, और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इन्होंने जो है यूरोप तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार से ये उत्तराधिकारी काफ़ी योग्य साबित हुए। तत्पश्चात हम मोरक्को, मिस्र के का क्या उस पर अध्ययन करेंगे। तो मिस्र में ममलूक वंश का शासन था। और ममलूक क्या थे? ये अमीर सुल्तानों के दास हुआ करते थे। तो अमीर सुल्तानों के दास हुआ करते थे, लेकिन ये बुद्धिजीवी वर्ग के थे। इनकी बुद्धिमत्ता को देख करके अमीरों ने इनको स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे ये धीरे धीरे शासन सत्ता की तरफ बढ़ने लगे। इन्होंने कुछ समय के पश्चात शासन सत्ता की स्थापना की और शासन सत्ता स्थापित करके साम्राज्य के विस्तार में अपना महान योगदान प्रस्तुत किया। इस प्रकार से मोरक्को की स्थापना हुई। मोरक्को में इन्होंने माराकास नगर की स्थापना की और माराकास नगर जो है साहित्य कला की दृष्टि से काफ़ी प्रगति था और इनके शासक काफ़ी योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। तत्पश्चात
अमेरिका जिसको कि 1492 में एक स्पेनिश यात्री नाविक जिसे कहा जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की 1492 में इसकी खोज की थी। और क्योंकि अमेरिका की खोज ने पूर्व से पश्चिम के मध्य संपर्क स्थापित किया, क्योंकि यूरोप को एशिया के बारे में जानकारी नहीं थी। जब कोलंबस यात्री ने, स्पेनिश यात्री ने जब खोज किया तो उस समय वह अमेरिका और एशिया के अनेक मध्य देशों के बीच अच्छा संपर्क स्थापित हुआ। व्यापार वाणिज्य की प्रगति हुई, साहित्य का भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था, साहित्य की प्रगति हुई और अपने भौगोलिक यात्रा वृत्तांत के द्वारा जो अन्वेषक थे, जो साहसिक समुद्री यात्राएं करते थे, उन्होंने भौगोलिक अन्वेषण के द्वारा व्यापार वाणिज्य की प्रगति की। क्योंकि इसके पहले पूर्व से पश्चिम के मध्य एक दूसरे के देशों के मध्य संपर्क नहीं था। जब भारत को एशिया के लोगों को यूरोप के बारे में जानकारी नहीं थी, यूरोप के लोगों को अन्य महाद्वीपों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इन देशों के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको बताया कि एशिया में चीन भौगोलिक यात्रा के परिणाम स्वरूप वास्को डी गामा आया और वास्को डी गामा ने भारत की खोज थी 1498 में, 97 में चला, 98 में भारत की खोज की। इसके बाद चीन में एक इटालवी यात्री जो है, जिसका नाम था इटली का यात्री था, वह जो है चीन की यात्रा की। किसकी यात्रा? चीन की जब यात्रा किया तो अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने पूरे चीन के विषय में लिखा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, भारत में किसकी उन्नत प्रगति पर थी, साहित्य कला का विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में लिखा। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो अमेरिका के बारे में लिखा। इस प्रकार से समूचे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा अन्य महाद्वीपों के बीच में एक अच्छा संपर्क कायम हुआ, जिसे साहित्य, संस्कृति तथा कला को आपस में प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार से मध्ययुगीन यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देशों के बीच में आपस में जो संपर्क स्थापित हुआ, इसके द्वारा आधुनिक विश्व के इतिहास की प्रगति का एक मार्ग प्रशस्त किया, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। तत्पश्चात इन शासकों ने अपनी विजय के माध्यम से पूरे विश्व के साम्राज्य पर जहाँ जहाँ इनका प्रभुत्व था अधिकार कर लिया। इसके बाद हम अगली क्लास में पुनर्जागरण के विषय में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।